गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे सर्वे के नंबर ऑफ लेक्चर जो है ये आपका 25th है। ठीक है, अभी तक हमने 24 लेक्चर्स के बारे में डील किया है और वहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर की थोड़ा सा बात अगर बता दूँ तो वहाँ पे मैंने जो बात की थी वो लोकल अट्रैक्शन की बात की थी। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन का मैंने एक मेथड तो आपको बता दिया था, वो मेथड जिसमें आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं रहती है। सपोज दैट जिस इंस्ट्रूमेंट से आप सर्वे कर रहे हो और उस इंस्ट्रूमेंट में कोई आपकी गड़बड़ी नहीं है रीडिंग लेते समय, जैसे कंपास से आप लेते हो तो उसकी रीडिंग्स जो भी आप उससे इक्विपमेंट ले रहे हो उसमें कोई एरर नहीं है, तो उससे जो रीडिंग्स निकल के आएंगी वो आपका फर्स्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड मेथड है जिसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल मेथड या इंटीरियर एंगल मेथड, इंक्लूडेड भी बोल देते हैं, ज़्यादातर इंक्लूडेड बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इंक्लूडेड के बारे में हमको आज डील करना है। ओके, तो इंक्लूडेड के बारे में कुछ बातें हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आज वाला जो मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ इससे आपको सर्वे का जो क्वेश्चन है 2018 वाले पेपर में जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें 20 नंबर की प्रॉब्लम पूछी गई है। तो मतलब हर साल लोकल अट्रैक्शन से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इस साल पूछा गया नहीं तो अगले साल पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादातर पेपर्स में आप देखोगे तो मेंस में लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो ये आपका लेक्चर कौन सा है? दिस इज़ लेक्चर नंबर दिस इज़ लेक्चर नंबर, एक मिनट जस्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 25। चलो बात करते हैं लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 25 कंपास सर्वे पार्ट। ये आपका पार्ट हो जाएगा, 18 नंबर लेक्चर तो लीनियर मेजरमेंट पे थे, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका 7। इसके बाद एक पार्ट और आपको मिल जाएगा और जहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, मतलब इसमें आपके पार्ट 7 मतलब आपके पार्ट 8 बनेंगे। कंपास सर्वे में लगभग 10 से 12 घंटे क्लास हो जाएगी, 12-13 घंटे की, और पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको जो डालना है उसको हम बता देते हैं आपको, हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। उस हेडिंग को आपको मेंशन करना है, दैट हेडिंग इज़ इंक्लूडेड एंगल मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेथड 2 हम बात कर लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको डील कर लेते हैं, फिर इस पर एक प्रॉब्लम कर लेंगे छोटा सा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, चल तो दिस इज़ द मेथड 2। मेथड 2 included or internal angle method, included or internal angle method, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो एक चीज़ और बता दें, इंक्लूडेड एंगल मैंने बताया था, जो एंगल ऐसा एंगल जो प्रीवियस लाइन और नेक्स्ट लाइन के बीच एंगल बनता है वो कहलाता है इंक्लूडेड। ठीक, अगर आपका ट्रावर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल एंगल जो होता है वो अंदर का ही एंगल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 2 ट्रावर्स मैं बना रहा हूँ, सपोज दैट एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको महसूस हो जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस होता है। देखो अगर आपके पास में सपोज दैट एक मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक इस तरीके से आपको बनाया, तो आप देखोगे कि इनका जो एंगल्स है ना, जैसे 2 लाइंस आपकी बन गई। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो एंगल है ये आपकी नेक्स्ट लाइन है, ये प्रीवियस लाइन है, तो इनके बीच का जो एंगल कहलाएगा दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। तो आप देख पाओगे कि जो इंक्लूडेड एंगल है वो एक्सटीरियर भी हो सकता है और इंटीरियर भी हो सकता है। और सपोज दैट आपने कोई ट्रावर्स बनाया, दिस इज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स है, सपोज दैट एक ट्रावर्स आपने ये बनाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने कोई बनाया तो इसमें भी आप देख सकते हो दैट इज़ नेक्स्ट लाइन और ये आपकी प्रीवियस लाइन हो गई। तो यहाँ पे भी एंगल आप देख पाओगे कि ये जो आपकी नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे भी क्या है, प्रीवियस लाइन है, तो ये जो एंगल हो जाएगा दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। और इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो इंटीरियर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इंटीरियर का समेशन जो है ना नंबर ऑफ ट्रावर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है जो कि आपका एक इंटीरियर का भी समेशन होता है और एक आपका एक्सटीरियर का भी समेशन होता है। कुछ फार्मूले आपने पहले से 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ाए जाते हैं कि एक पॉलीगन है, उसकी n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो उनका समेशन ऑफ एंगल जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पूछ लेता है। तो 2n-4 × 90 होता है जो इंटरनल के लिए होता है, और जो बाहरी एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर होता है 2n+4 × 90 होता है। तो सबके बारे में देखते हैं एक एक करके, ठीक है। दिस मेथड इज वैलिड, दिस method is valid, this method is valid when there is error in this method is used या valid when there is, या कह सकते हो वैलिड या आप क्या कहते हैं अप्लीकेबल, वैलिड बोल दो वो भी सही है। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दिस मेथड इज वैलिड व्हेन देयर इज एरर इन इंटरनल एंगल। एरर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर एरर है तब भी सूटेबल है, और एरर नहीं है तब भी सूटेबल है, मतलब ये दोनों में काम कर जाएगा। अगर आपके इक्विपमेंट में एरर है तब के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप अपने एरर को पहचान सकते हो। पिछला मेथड अगर करते तो उसमें अगर मान ले इसके एंगल्स में एरर है इंटरनल एंगल में, तो पिछले एंगल मेथड से नहीं कर पाते, आप उसकी एरर को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन इस मेथड से आप करोगे तो एरर को आप रिमूव कर सकते हो, इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल भी बोल देते हैं, इंक्लूडेड एंगल। देखिए अगर भाई देखो यहाँ पे अगर आपके इंटरनल एंगल सही हुआ, ये अगर ट्रू हुआ तो 360 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी सही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इंटरनल वैल्यू सही हुई तो फिर बाहर एंगल वाला भी सही हो जाएगा। तो चाहे आप इंटरनल निकाल लो और चाहे एक्सटीरियर निकाल लो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ज़्यादातर इंटीरियर निकालते हैं क्योंकि इसका समेशन जो है ना 180 से कम होता है हर जगह। तो ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर this method is suitable for closed towers। तो जो closed towers होते हैं, closed towers के लिए सही होते हैं। थर्ड पॉइंट रेफरेंस है, निकल के आता है in this method आप सारे पॉइंट को मेंशन करते जाओ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इन दिस मेथड included angles are used for determining the correct bearings, ठीक है। तो करेक्ट बेयरिंग यहाँ से पता कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फोर्थ पॉइंट कह रहा है इंक्लूडेड एंगल्स आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जो इंक्लूडेड एंगल होते हैं वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। बिकॉज लोकल अट्रैक्शन affects all the bearings, जो भी बेयरिंग लोगे, जैसे मान ले 4 बेयरिंग या बैक बेयरिंग, टेकन एट अ स्टेशन in the same direction equally। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि आप किसी पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हो, तो एक तो 4 बेयरिंग लोगे, ठीक है, और दूसरी इसी स्टेशन से कोई और रीडिंग ले लोगे, बैक बेयरिंग वगैरह। सपोज दैट ये है,
तो इससे आपने हो सकता है कि कहीं पे ये आपने 4 बेयरिंग ली, और हो सकता है कि इसी स्टेशन से आपने बैक बेयरिंग ली, तो ये बी स्टेशन है मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी दोनों रीडिंग में जो डिफरेंस आएगा, सपोज दैट आपने लोकल अट्रैक्शन के कारण मान लिया कि आपका ये एंगल है, सपोज दैट ये मान लेते हैं 120 डिग्री है, और हो सकता है कि ये जो एंगल है ये हो सकता है 240 डिग्री हो, ठीक। तो अगर आपका लोकल अट्रैक्शन है तो इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लिया ये 119 डिग्री था और आपने लोकल अट्रैक्शन के कारण 120 मेजर कर लिया, सपोज दैट ये 239 था और लोकल अट्रैक्शन की वजह से आपने मान लिया 240 मेजर कर लिया, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन के एरर के कारण अगर मेजर किया तो इनका इंक्लूडेड एंगल जो निकल के आएगा वो गलत नहीं होगा। कैसे? देखो, सपोज दैट जब लोकल अट्रैक्शन नहीं था, बात समझिएगा अच्छे से, सपोज दैट ये तब का है जब लोकल अट्रैक्शन नहीं था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस अच्छे से समझिएगा, डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं जब आपका लोकल अट्रैक्शन नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, 240 माइनस 120 करोगे तो 120 निकल के आएगा। इसको मैं तब लिख देता हूँ व्हेन नो लोकल अट्रैक्शन, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं व्हेन लोकल अट्रैक्शन, व्हेन लोकल अट्रैक्शन, तब आपका मान लेते हैं कि जो 4 बेयरिंग है इस पॉइंट की, ये मान लेते हैं कि 119 हो गई है, और बैक बेयरिंग मेजर कर रहे हैं सपोज दैट इस पॉइंट पे, तो हो सकता है कि आपका 239 हो गई हो, कम ही हो गई, दोनों में कम होगा, ऐसा नहीं है कि एक में ज़्यादा एक में कम, दोनों में कम होगा। तो अब डिफरेंस जब अगर निकालोगे बैक बेयरिंग माइनस 4 बेयरिंग का, यहाँ पे या इंक्लूडेड एंगल निकालोगे तो 239 माइनस 119 करोगे, तब भी जो डिफरेंस आएगा जब माइनस करोगे तब भी 120 ही आएगा। तो मतलब इंक्लूडेड एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल, तो इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल देख सकते हो ना, ये वाला एंगल जो बचेगा इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है ना। चलो, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो वही पॉइंट मैं जो लिखा हूँ ना उसी को बता रहा हूँ कि सेम डायरेक्शन इक्वली होता है, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, इक्वली। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं उनको देखना है, दैट इज स्टेप्स। पहला स्टेप आपका कह रहा है, सबसे पहला स्टेप है, चल तो 4 पॉइंट मेंशन कर लिए। डिटरमिन इंक्लूडेड एंगल, पहला काम जो होना चाहिए, मतलब जैसे आपको देखिए एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि आपका इंक्लूडेड एंगल में एरर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कैसे पता लगाओगे? ये पता चलेगा आपको इंक्लूडेड एंगल का समेशन निकालना पड़ेगा। जैसे मान लिया ट्रावर्स हमने बना A B C D E करके 5 स्टेशन ले लिए, और 5 स्टेशन पे एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल C, 5 स्टेशन है, उनका समेशन निकाल लिया एंगल का, जो भी उनके इंटरनल एंगल है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D अगर हम करेंगे और E को भी ले लेंगे तो पांचों एंगल का समेशन जो है वो 540 के बराबर होना चाहिए। क्यों? अभी फार्मूला बताएंगे कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। एन की वैल्यू हम रख देंगे 5, क्योंकि 5 साइड है, उनका समेशन 540 होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली फार्मूला बना के दिया गया कि आपका इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होना चाहिए डिटरमिन द इंक्लूडेड एंगल। अगर ये पता चल गया तो सारी कहानी क्लियर। डिटरमिन द इंक्लूडेड एंगल, डिटरमिन द इंक्लूडेड एंगल। ओके, चल ये बात आपकी क्लियर हो गई। चल नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा स्टेप जो होता है ऑब्जर्व अ लाइन। ऐसी लाइन ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व अ लाइन, ऑब्जर्व अ लाइन whose fore bearing and back bearing, whose fore bearing and back bearing differs exactly by 180। देखिए जो लाइन 180 से एग्जैक्टली डिफर करेगी, दोनों का मतलब डिफरेंस फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, मतलब आपको फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का जो मॉड होता है ये पार्ट, दिस इज 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। ठीक है, तो वो स्टेशन जो आपके हो जाएंगे वो लोकल अट्रैक्शन से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब उसकी जो रीडिंग्स होगी या तो उसकी फोर बियरिंग या उसकी बैक बियरिंग, ठीक है, तो वो आपकी करेक्ट आ जाएगी। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था जब इंक्लूडेड एंगल पढ़ा रहा था कि जब भी आपको कभी इंक्लूडेड एंगल दिए हों तब आप फोर बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हो। तो उसका फार्मूला क्या था, जो फोर बियरिंग आप नेक्स्ट लाइन की अगर बात करेंगे, इट इज़ द फार्मूला दैट इज़ मैंने पढ़ाया था, हाँ याद आ गया। तो फोर बियरिंग इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया था जो भी लाइन का नेक्स्ट लाइन का होगा, फोर बियरिंग आप सपोज दैट बीसी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्रीवियस लाइन की बैक बियरिंग ऐड कर दो। देखिए जो बैक बियरिंग है जब बी से सी पे जा रहे हैं मान लिया, तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन जो बीसी होता है इसका फार्मूला मैंने बताया था। मान लिया फोर बियरिंग ऑफ लाइन बीसी इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ
बैक बेरिंग किसकी लेना पड़ेगा, ये लाइन आपकी जो है बी बी की, बैक बेरिंग ऑफ ए बी प्लस इंक्लूडेड एंगल जो भी आएगा इंक्लूडेड एंगल, तो इसको ऐडअप कर दोगे तो इससे आपकी अगली लाइन की 4 बेरिंग पता चल जाएगी ये वाली। तो ये जो रीडिंग निकल के आएगी करेक्ट आएगी, बिकॉज हमने जो इंक्लूडेड एंगल निकाले हैं वो करेक्ट करने के बाद में निकाले हैं। तो आपको सारी रीडिंग्स आगे की बैक बेरिंग 4 बेरिंग सब कुछ पता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, अभी बताएंगे प्रोसेस तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑब्जर्व अ लाइन हुज बैक बेरिंग एंड 4 बेरिंग, बैक बेरिंग और 4 बेरिंग का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली बाई 180 डिग्री। अब ये लाइन जो मैं लिख देता हूँ ना, ये एसएससी में 4-5 बार पूछ चुका है कि यार लोकल अट्रैक्शन से मुक्त होना चाहिए, उसके लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ करेक्ट included angles and correct bearing समझते हो कौन सी हो जाती है, करेक्ट बेयरिंग ऑफ एनी वन स्टेशन, कोई भी हो सकता है, ऑफ एनी वन लाइन, ठीक है। जैसे आपके 5-6 स्टेशन दिए होंगे, पांचों में से कोई भी लाइन ऐसी होगी जिसका डिफरेंस 180 आ सकता है, और नहीं भी आता तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो मेंस में देखा जाएगा, इतना अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेंस में कवर करेंगे क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी आपको फुल फोकस प्रीलिम्स में होना चाहिए, मेंस की बाद में ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, उतने क्वेश्चन कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एंगल्स एंड करेक्ट बेयरिंग ऑफ एनी वन लाइन वी कैन डिटरमिन correct bearing of all other जो अदर लाइन्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, अदर लाइन। ठीक है, तो जो अदर लाइन हमारे पास में है उन अदर लाइन्स के बारे में हम सारी डिटेल्स को निकाल लेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मतलब मेरे पास जो इंक्लूडेड एंगल होंगे, ये वाले जो इंक्लूडेड एंगल करेक्ट करने के बाद पता चलेंगे। अगर मान लें उनमें एरर है तो करेक्ट करने, अगर एरर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सिंपली आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो इंक्लूडेड एंगल का जो एरर्स है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, ये ट्रू एंगल फिर पता कर लेंगे। उसके बाद में जिस भी स्टेशन का लोकल अट्रैक्शन से मुक्त होगा या जिसका लोकल अट्रैक्शन के आसपास डिफरेंस आएगा, जैसे सपोज दैट किसी का 5 स्टेशन में कोई स्टेशन ऐसा है जिसका डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, मतलब सारे स्टेशन आपके लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें डिफरेंस सबसे कम आए, जैसे सपोज दैट 101 में किसी में 181 आ रहा है, किसी में 185 आ रहा है, तो जो 181 वाली रीडिंग होगी उसमें कम लोकल अट्रैक्शन है, तो उस रीडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें करेक्शन लगाना शुरू करेंगे। तो उस तरीके से प्रॉब्लम को किया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया ना। अब इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ कुछ और बातें लिखा देते हैं आपको, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सारी बातें। तो ये बातें आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए थी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। दोनों मेथड आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब मैं रफ कर रहा हूँ ना, कुछ और बातें हैं जो लिखा देता हूँ। इसके बाद एक लेक्चर आपको और मिल जाएगा जिस पे हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेंगे, है ना। उस लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे सिर्फ। अगला लेक्चर जो आएगा इसके बाद 26 नंबर का जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग जो बात करेंगे देखिए, कंपास सर्वे के बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे ट्रावर्स।
ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, जल्दी हो जाएगा, समझ में अच्छा आएगा। तो हम लोग बात करेंगे ट्रावर्स के बारे में। 2 दिन का टॉपिक है, सिर्फ 2 लेक्चर का ट्रावर्स, बढ़िया 4 घंटे का कम से कम टॉपिक जाएगा और ट्रावर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सर्वे में लगभग हम लोग जब एक बार लेवलिंग कवर कर लेंगे तो अपना समझ लो कि सर्वे खत्म होने पे है, क्योंकि लेवलिंग के बाद सब टॉपिक छोटे छोटे हैं। टैक्योमेट्रिक भी छोटा है, कंटूर भी छोटा है, ठीक है, और जो एरिया वैल्यू मेजरमेंट है वो भी छोटा टॉपिक है। कर्व थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और बाकी सारे टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और सर्वे आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चेक। ये बड़ी बात है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग बना दो, इम्पॉर्टेंट चेक्स। इम्पॉर्टेंट चेक्स, तो यहाँ पे क्या है कि इम्पॉर्टेंट चेक्स हैं जो लगाने पड़ते हैं। एक तो इंटरनल एंगल के लिए है और एक एक्सटर्नल के लिए। इम्पॉर्टेंट चेक्स फॉर अ क्लोज ट्रावर्स, ये वैलिड किसके लिए? फॉर अ वैलिड ओनली फॉर क्लोज ट्रावर्स, वैलिड ओनली फॉर अ क्लोज्ड ट्रावर्स, ठीक है, ओके। लेट्स देयर इज n number of small n number of sides of a traverse। या अगर मान लें 9th-10th की बात करें तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था? ट्रावर्स की जगह पे पॉलीगन पढ़ाया जाता था। ट्रावर्स आर अ पॉलीगन, पॉलीगन समझते हो ना, जिसकी कई साइड्स होती हैं, ठीक है, पॉलीगन, क्लियर। चल, तो रेगुलर पॉलीगन डाल दो। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जिसकी साइड्स बराबर होते हैं या जो भी है, और रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, या सिंपली पॉलीगन डालो। रेगुलर में तो क्या है ना, सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल बराबर होने चाहिए, तो सिंपली आप इसको आर पॉलीगन कर देना, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना उसके एंगल समान होते हैं और उसकी साइड्स भी समान होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका पॉलीगन। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी कई साइड्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज थ्योरेटिकल सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n, स्मॉल n मैंने माना, ध्यान रखिएगा, कहीं पे कैपिटल N भी मान लेगा तो नॉट अ बिग इशू, या चाहो तो मैं इसको कैपिटल N ही कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल N मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा 2n + 4 × 90 होता है। एक तो ये फार्मूला होता है और इसी में 2 कॉमन ले लो, कई बार ऐसा भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा, n + 2 × 90, और 90 को और 2 से गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा n + 2 × 180 डिग्री। तो दोनों फार्मूले सही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो थ्योरेटिकल एंगल्स हैं, ठीक है, जो भी पॉलीगन आपका बना, ट्रावर्स बना, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट एक ट्रावर्स आपने ये बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एक ट्रावर्स बना, ये ट्रावर्स बना। तो टोटल साइड्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5। इसका मतलब इनका जो एंगल्स, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज़, इसको मैं S एक्सटर्नल डाल देता हूँ नाम, S एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2n + 4 × 90 कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 × n 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 14, ठीक है, 2 पंचे 10, 4 14 × 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 14 × 90, तो इसका जब आप निकालोगे तो 360 निकल के आ जाए, क्लियर है। तो इस तरीके से जो थ्योरेटिकल सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी, ठीक है। और चाहो तो आप इससे फार्मूला लगा दोगे, तो यहाँ पे 5 और +2, 5 2 कितना होता है? 7, और 18 7 कितना होता है?
कुछ सही निकाला है ना, सही एक बार चेक कर लो। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 4 14, ये गलत है, 9 चौके 36, 9 1 9, हाँ 1 मिनट, अच्छा एक्सटीरियर एंगल मैंने बता दिया, सॉरी। तो 14 9 156, 126, 1260। तो ये आपका जो एक्सटर्नल एंगल्स है ना, ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, इनका जो समेशन आएगा वो सब जोड़ के 1260 थ्योरेटिकल आएगा। अगर इससे डिफर करता है आपका कोई एंगल, इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नेक्स्ट फार्मूला देखो, थ्योरेटिकल सम ऑफ, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सम ऑफ, ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव जैसे मैं बता रहा हूँ, इंटीरियर एंगल, ध्यान दीजिएगा इंटीरियर की बात करें मतलब एंगल अंदर के इंटीरियर, तो इसका फार्मूला होता है 2n - 4 × दैट इज 90, ठीक। या इसको और भी लिख सकते हो n - 2 × 180, दोनों फार्मूले वैलिड है, जो मर्जी करे वो लगा लेना, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। इसी एग्जांपल में पुट करते हैं, अब मैं निकालता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एस को मतलब सम बता रहा हूँ, दैट इज़ 2n - 4 × 90 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको पूछ लेगा। तो 2 × n की वैल्यू आपके पास ट्रावर्स है 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे पुट करोगे 5 - 4 ब्रैकेट × 90, और ये आपका 5 दूनी 10 - 4 6 आएगा × 90 डिग्री, और ये आपका सॉल्व करोगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। मतलब अगर आपका थ्योरेटिकल जो सम है वो 540 होना चाहिए करेक्ट, मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। बट आपका मान लिया सपोज दैट आपने इंक्लूडेड एंगल निकाले और सर्वे के बाद में आपने देखा कि जो इनके इंटीरियर एंगल आपने निकाला, ये सपोज दैट ये एंगल आपने निकाले सॉल्व करने पे, ठीक है, जो भी आपके पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग थे उसकी मदद से हो सकता है कि आपने ये एंगल्स निकाले, ठीक है, ये वाले एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स निकाले और इनको समेशन किया। हो सकता है कि जो भी हमने ऑब्जर्व रीडिंग का किया, हो सकता है कि ऑब्जर्व्ड सम, ठीक है, तो दिस इज एस ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये 542 डिग्री आ जाए, हो सकता है कम भी आ सकता है, 540 से कम भी आ सकता है, 540 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये ऑब्जर्व है, ये ट्रू है, ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। तो आपको करेक्शन निकालना या एरर निकालना है, तो एरर होता क्या है, एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आपके पास है 542 और ट्रू वैल्यू आपके पास है 540, तो ये प्लस का जो है 2 डिग्री का आपका क्या निकल के आ गया, एरर आ गया। बट आपको रीडिंग को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो 2 डिग्री का जो आपका ये निकल के आया, ये एरर आई प्लस की, और इसको करेक्शन निकालना होगा तो -2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये -2 डिग्री पूरे पे लगेगा, मतलब 5 स्टेशन है तो 5 में डिवाइड कर दो। तो इस 2 डिग्री को करेक्शन अगर की बात करूँगा, करेक्शन करना पड़ेगा -2 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई 5। तो इसको डिवाइड कर लो 5 में, तो आपके 2 डिग्री का मतलब हो गया 120 मिनट। तो 24 मिनट आपके यहाँ पे पड़ जाएंगे सबको, ठीक है, दिस इज 24 मिनट प्रत्येक को पड़ जाएंगे माइनस में। तो क्या करोगे, जो भी आपके पास में ये एंगल है, सपोज दैट ये आपका 90 है, 88 है, कुछ भी है, तो 88 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 24, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके करेक्ट इंक्लूडेड एंगल पता चल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास करेक्ट इंक्लूडेड एंगल है, फिर हम सारी रीडिंग को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की जानकारी मैंने आपको दे दी, तो इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ये पूछा जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। नोट डाउन कर लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, भी किसी भी कीमत पे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब एक्सटीरियर की बात करेगा तो आपका समेशन प्लस आएगा, और जब इंटीरियर की बात करेगा तो निगेटिव आता है। सब ये सारी चीज़ें 9th 10th में पढ़ाई जाते हैं पॉलीगन में, ठीक है। ऐसा नहीं है 10th की बुक में जाओगे तो पॉलीगन वाला जो चैप्टर होता है वहाँ पर पढ़ाया जाता है इसको, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव जरूर मिल जाएगा एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लेना बस प्रॉब्लम को, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा ही आएगा ट्रावर्स में, क्योंकि क्लोज ट्रावर्स में बना रहे हो तो अंदर वाले एंगल कम होंगे, बाहर वाले ज़्यादा होंगे, इसलिए प्लस आता है। अंदर वाले कम होंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा। सिंपल याद करने का तरीका। एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने का, छोटा सा है, जो आपको अक्सर मान ले कभी भूल जाते हो तब के लिए। देखो,
आपको मैंने पढ़ाया था एंगल ऑफ डिप, नोट करके लिख लेना, जहाँ पे चैप्टर आपका डिप वाला था, पूछता था ना आइसो क्लिनिक, यही पूछा था ना, ए क्लिनिक, यही पूछा था ना। चल अच्छा बताओ, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, याद रहेगा हमेशा लाइफ भर में, और वहीं पे जाके अपने नोट्स में मेंशन करना जहाँ पे मैं पढ़ाया था, यहाँ पे मत मेंशन करना। वहाँ पे डिप वाले चैप्टर में जाना जहाँ पे पढ़ाया था मैंने, इसी चैप्टर में ही पढ़ाया था, और डिप जहाँ पे लिखा था ए आइसो क्लिनिक और दैट इज़ ए क्लिनिक। ये बताओ क्लिनिक किसके पास होता है, क्लिनिक कौन खोलता है? क्लिनिक खोलता है डॉक्टर, ठीक, जो डॉक्टर की डिग्री जिसके पास होती है वही खोलता है। तो क्लिनिक कौन खोलता है? क्लिनिक खोलता है डॉक्टर, डॉक्टर, और जिसके पास डॉक्टर की डिग्री होगी। तो डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर क्या होता है? डिप होता है। बस इतना याद रखो, कभी एग्जाम में नहीं भूलोगे। क्लिनिक कौन खोलता है? डॉक्टर। क्लिनिक कौन खोलता है? डॉक्टर। और डॉक्टर में क्या आता है शुरुआत में? डी, और हमें पढ़ना क्या है? डिप। तो डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिप। इस तरीके से याद कर लोगे। जब आपको ये याद हो जाएगा आइसो क्लिनिक, ए क्लिनिक, तो आइसोगोनिक तो ऐसा याद हो जाएगा। आइसोगोनिक वाला क्या प्रॉब्लम था? देखिए दोनों में कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है, मुझे पता है, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो वहाँ पता नहीं चलता है, ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप चीज़ों को सेपरेट करो। एक तो आपने पढ़ा एक गोनिक, एक पढ़ा था आइसोगोनिक, वहाँ पे सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था, गोनिक, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं, गोनिक को याद करना है तो जीडी से याद कर लो, जीडी से याद कर लो, गोनिक और डी फॉर डिक्लिनेशन। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, तो इसको आप जोड़ सकते हो। बाकी देखो अगर आपको ये वाला याद हो गया क्लिनिक और डॉक्टर वाला, ठीक, तो इस वजह से अगर ये याद हो गया तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेपरेशन पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यार सर ने किस में क्या बताया था, कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि डिक्लिनेशन में हम लोग इसको लगाएं क्लिनिक को, और या उसको आपको क्या कहते हैं दूसरा डेफिनेशन जो आपने पढ़ा गोनिक में लगाएं। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्लिनिक डॉक्टर के पास और डॉक्टर फॉर डिप, बस इतना याद रखो, इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्वेश्चन हमारा निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। तो डिप फॉर डॉक्टर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अपने शब्दों में जो ट्रिक बन पाया करे, कुछ ना कुछ, जैसे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगे उसको सेपरेट करके ट्रिक बना लिया करो, और आपको हमेशा याद रहेगा। अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, ज़्यादा बढ़िया रहता है, किसी का कॉपी मत करो। आपको मैंने ये बता दिया, ऐसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ वहाँ पे बनाओ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहता है। जो चीज़ इजीली समझ के याद की जा सकती है वहाँ पे मत लगाओ ये सब, ठीक। जहाँ पे लगता है यार ये भूल जाएंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उसको सेपरेट कर लो। चल अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग जो है ना, अब याद हो गया होगा डॉक्टर फॉर डिप। और डिप कौन सा एंगल था? वर्टिकल ना। जैसे डिप चाय पीते हो, बस इतना याद रखना, ठीक है। डिप चाय बोलते हैं ना, ट्रेन में बेचते रहते हैं, कहते हैं डिप चाय, है ना। तो डिप चाय से याद रखना कि वर्टिकल एंगल होता है। डिप चाय में भी आपने वर्टिकली तो डिप उसमें डुबोते हो, हॉरिजॉन्टली थोड़ी डुबोते हो, तो ऐसे भी याद रखना। डिप क्या था? डिप इज वर्टिकल एंगल फ्रॉम द मेरिडियन। जो भी आपकी लाइन्स रहती है, जो भी आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है, उसका वर्टिकल एंगल होता है। क्लियर है सारी बातें? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द करेक्ट इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल। कैलकुलेट करेक्ट इंक्लूडेड और इंटरनल एंगल। हम लोग इंक्लूडेड यहाँ पे इंटरनल देखेंगे, इंटरनल एंगल। देखिए इंक्लूडेड एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द किसके कर जाता है? ट्रावर्स पे।
तो अगर आपने इंक्लूडेड एंगल अगर मान ले बाहरी सही हो गया तो अंदर का ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होता है 360 होता है। अंदर वाले एंगल हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि इनका समेशन जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, जितनी साइड्स होंगी 540 अभी गया था 5 साइड के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप एक्सटर्नल लोगे तो बहुत ज़्यादा समेशन चला जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन में हेक्टिक हो जाता है इस वजह से। चलो आते हैं, डिटरमिन द इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग रीडिंग, कैलकुलेट द करेक्ट इंक्लूडेड और इंटरनल एंगल फ्रॉम फॉलोइंग रीडिंग्स, वहाँ से पता करना है, ठीक है। चल तो सबसे पहले देखते हैं, दैट इज लाइन, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, ठीक है। चल लाइन है आपके पास में, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और दैट इज ई ए। फोर बेयरिंग आपको दी है 150 डिग्री 30 मिनट, 150 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है 78 डिग्री यहाँ पे 0 मिनट, 42 डिग्री 30 मिनट, उसके बाद में दे रखा 315 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। आप मेरे साथ ही नोट करते जाओ। और ये 220 डिग्री 15 मिनट, ये है फोर बेयरिंग्स। अब बात करते हैं बैक बेयरिंग, 329 डिग्री 45 मिनट, ठीक। फिर 256 डिग्री 30 मिनट, उसके बाद में 223 डिग्री 45 मिनट, उसके बाद में आपको बता रखा है 134 डिग्री 15 मिनट, उसके बाद में आपको 40 डिग्री 15 मिनट बता रखा है। ये लाइन की बैक, तो ये बैक बेयरिंग हो गई, ठीक है। ये बैक बेयरिंग आपकी हो गई और ये आपको फोर बेयरिंग बता दिया। सारी रीडिंग आपके पास है। कोशिश करो डायग्राम बनाने की, सबसे बेटर रहेगा, आपको कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकरेक्ट इंक्लूडेड एंगल, यहीं पे सारी टेबल बना लेते हैं। इनकरेक्ट इंक्लूडेड एंगल और यहाँ पे कर दो करेक्शन, एक ही चार्ट में कर देता हूँ। और यहाँ पे करेक्ट इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल, करेक्ट इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड बोल दो, इंटीरियर बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चल तो इसकी बात हमने यहाँ पे कर ली। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो स्पेस तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, चलो इधर बना लेते हैं। चलो सारी कहानी को क्लियर करते हैं। रीडिंग यहाँ पे लिख देंगे, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करता हूँ इस तरीके से, इसके इधर ही सारा काम कर लेंगे। बाकी जितनी भी रीडिंग्स आएंगी उनको मैं इधर नोट करूँगा। तो आपको कौन कौन सा एंगल दे रखा है, पहले आओ ए पॉइंट पे, तो दैट इज़ ए पॉइंट। डायग्राम से देखो आसान पड़ता है इसलिए हम करा रहे हैं। दैट इज़ ए पॉइंट है, ए से आपको जाना है बी पे। और देखो आपके पास रीडिंग जो फोर बेयरिंग के 150 डिग्री 30 मिनट है, तो इसका मतलब ये एंगल कहीं यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको जो है ना ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज़ 150 डिग्री, जो भी हो आपके पास 30 मिनट आपने इसको लिख दिया। क्लियर है ना। चल बी स्टेशन पे पहुँच गए, दिस इज़ बी स्टेशन। और बी स्टेशन पे आपको क्या पता है, बी स्टेशन पे आपको ये पता है कि इसकी फोर बेयरिंग पता हुआ कितना 78 डिग्री। तो 78 डिग्री कहाँ, इधर जाओ, तो दिस इज़ 78 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और लाइन जो बी ए है, जो ए बी लाइन है, उसकी बैक बेयरिंग कितना है, 329 डिग्री कुछ करके है। दिस इज़ 329 डिग्री 45 मिनट, ये बता रखा है। उसके बाद में फिर से आपको जो सी डी लाइन है उसका 42 डिग्री दे रखा है। तो दैट इज़ ये आपका यहाँ पे बना लेते हैं सी, दैट इज़ सी। सी से आप डी की तरफ जा रहे हो तो 42 डिग्री है, तो कहीं यहाँ पे आएगा इस तरीके से, दैट इज़ 42 डिग्री 30 मिनट। और जो लाइन बी सी है उसकी बैक बेयरिंग भी दे रखा है। तो लाइन बी सी की जो है बैक बेयरिंग हो गई कितना है, 256 डिग्री
256 डिग्री 30 मिनट। समझते जाओ, क्योंकि आपको अगर ये डायग्राम क्लियर है ना तो फिर सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे यहीं से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, थोड़ा सा इस साइड को ज़्यादा ऊपर ना बढ़ाते हुए मैं यहीं पे रख रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ये पॉइंट डी है, डी से आपको चलना है कहाँ की तरफ, ई की तरफ। ये 315 डिग्री इसका वो है, तो 315 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ से आपकी ये लाइन, ये कितना है 315 डिग्री 45 मिनट। तो दिस इज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 315 डिग्री 45 मिनट। 315 डिग्री 45 मिनट जो आपका क्या है एंगल है, ठीक है, 4 बेयरिंग। अब इसी लाइन का बैक बेयरिंग भी दिया हुआ है, तो दूसरे कलर से मार्क करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कितना दिया हुआ है लाइन जो है, दैट इज़ जो लाइन आपके पास है 223 डिग्री दिया हुआ है इसका बैक बेयरिंग। तो ये जो लाइन है ना यहाँ से ब्लू कलर वाला, इसकी रीडिंग को मैं मेंशन कर देता हूँ 223 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है ना? जो डायग्राम में दिया वही मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बोला जा रहा है वही को कर रहा हूँ। फॉरवर्ड लिख दिया, उसकी बैकवर्ड लिख दिया, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। अब आ जाओ पॉइंट हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, दैट इज़ इस पॉइंट पे पहुँच गए, दैट इज़ ई। ई की देखो क्या दे रखी है, 4 बेयरिंग दे रखी ना 220 डिग्री, तो 220 डिग्री कहीं यहाँ आएगा, इसको मिला दो इससे, ठीक है, इसको इससे मिला दो, तो ये आपका ट्रावर्स आपका बन जाता है। ये क्लोज ट्रावर्स है ना, सारे पॉइंट पे आकर के ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ट्रावर्स आ रहा है उस ट्रावर्स में अगर वो क्लोज हो जाता है तो उसे क्लोज बोलते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ तो क्लोज है, और जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका एंड पॉइंट अगर नहीं आया तो उसे ओपन बोलते हैं। तो देखो आपके पास सारी रीडिंग दे रखी हैं, ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट से आपको ये रीडिंग देखो। अभी पहले तो इसको लिखो, ये एक तो बैक बेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बैक बेयरिंग कितना दे रखा है, सीडी लाइन की बैक बेयरिंग आपके पास है ना 134 डिग्री, 134 डिग्री 15 मिनट। और जो आगे की कहानी बता रहा है दैट इज़ दिस कहानी कितना है 220 डिग्री 220 डिग्री 220 डिग्री 15 मिनट, हाँ 15 मिनट। अच्छा, ये जो लाइन है ई से ए के लिए ये 40 डिग्री कितना दे रखा है, ये एंगल देखो, क्योंकि देखिए डायग्राम बनाने से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती, गलती कभी हो ही नहीं सकती। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डायग्राम बहुत जल्दी बनता है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, बनाते जाओ, खटाखट रीडिंग मेंशन करते जाओ, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये है आपकी पूरी कहानी। अब आपको देखो जो एंगल चाहिए वो ये चाहिए, यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल चाहिए। इंक्लूडेड एंगल में देखो यहाँ पे हालांकि आपका जो इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए वो बाहर बाहर आना चाहिए। देखो ये नेक्स्ट लाइन है, ये प्रीवियस लाइन है, तो ये जो एंगल बाहर बाहर का टोटल हो जाएगा, ये एंगल जो आपका कहलाएगा यहाँ से लेकर के ये जो एंगल कहलाएगा, ये दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। बट हम लोग यहाँ पे इंटरनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंटरनल की। तो मतलब ये हमको जो यहाँ पे मुद्दा मेन हमारा जो फंस रहा है वो ये है, मैं जो रेड कलर से मेंशन करने जा रहा हूँ, मेरे को जो चाहिए ना, मेरे को ये चाहिए, ठीक, मेरे को ये चाहिए एंगल, मेरे को ये एंगल चाहिए, मेरे को ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये अगर करेक्ट हो गया तो बाहर तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। मेरे को ये एंगल चाहिए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। ये चीज़ आराम से कर ले जाएंगे हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं, आराम से सिंपली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे, देखो आप ही बताना, आप खुद ही कर ले जाओगे सारी प्रॉब्लम को, ठीक। अगर ये 150 है, 150 डिग्री करके है, तो 150 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 150 में से अगर 40 गया तो 110 बचेगा, 30 मिनट में से 15 मिनट गया तो ये एंगल नहीं निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 110 डिग्री 15 मिनट। अब समझ में आ गया, कैलकुलेशन मैं बाद में दिखा दूंगा, इनकरेक्ट को निकालना है तो यहाँ पे रीडिंग भी दिखाते चलो। जैसे इस पॉइंट पे है आपका ए पॉइंट पे अगर आप निकालोगे इनकरेक्ट इंक्लूडेड एंगल, तो दैट इज़, इसको नाम दे दो स्टेशन ए, दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, दैट इज़ सी, दैट इज़ डी, दैट इज़ ई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। तो ए पे तो आपको पता चल गया 110 डिग्री आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। इस पॉइंट पे अगर आप आओगे तो आपके पास जो टोटल एंगल है, टोटल कितना है 329 डिग्री, यहाँ से लेकर के इतना है। अगर मैं 78 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 78 डिग्री को, तो यहाँ पे 78 डिग्री को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो एंगल बचेगा ना
वो ये वाला एंगल बचेगा। कौन सा एंगल बचेगा? ये बाहर का ये एंगल बचेगा। अगर 329 में से 329 डिग्री 45 मिनट्स में से अगर मैं 78 डिग्री सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को पता है कौन सा एंगल बचेगा? ये साइड और इस साइड के बीच का एंगल पता चलेगा, बट वो तो एक्सटर्नल है, तो आपको 360 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग हैं, दैट इज़ जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं, इसका वैल्यूज़ कितना दिया गया है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ सारी चीज़ों को। दैट इज़ हाँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, 360 में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 360 में से ये वाला एंगल हमें पता चल जाए किसी भी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, यहीं पे कर देता हूँ। 360 में से अगर मैं 329 डिग्री 45 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दूँ और प्लस अगर मैं 78 डिग्री कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल नहीं पता चल जाएगा। तो ये एंगल आपका कैलकुलेशन पता चल जाएगा। सपोज दैट ये आपका एंगल जो है ना, बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल आपका हो जाएगा, दिस इज एंगल ए। तो बी एंगल आपको कितना पता चला? तो बी एंगल अभी कैलकुलेशन दिखा दूंगा, तो 108 डिग्री, दैट इज 108 डिग्री 15 मिनट, ये निकल के आ जाएगा। फिर आ जाओ सी पे, देखो सी पे बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। सी पे जो आपका एंगल आएगा वो कितना निकल के आएगा? देखो टोटल एंगल आपके पास में, देखो ये कितना है, यहाँ से आपने चले सी से पॉइंट से आपने इधर की तरफ गए, मेरे को रेड वाला एंगल चाहिए जो इंटरनल एंगल है, ठीक है। तो आपके पास ये 256 डिग्री 30 मिनट है। अगर मैं उसमें से 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो एंगल पता चल जाएगा मेरे को ये वाला एंगल, दैट इज़ ये वाला एंगल पता चलेगा। बट मेरे को एंगल जो चाहिए वो अंदर का एंगल चाहिए, तो आपको 360 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, दूसरा एंगल सी जो बात करूँ तो 360 में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 360 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 360 में से 256 डिग्री 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये एंगल नहीं पता चल जाएगा, और 42 पहले से जोड़ देते हैं। तो 360 माइनस 256 डिग्री, देखिए इसमें ज्योमेट्री का खेल है, जो जितना आप खुद से सोचोगे ना उतना बेटर रिजल्ट आएगा। और प्लस कितना कर दें, 42 डिग्री कर दें, तो 42 डिग्री 30 मिनट कर दें, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा इसकी वैल्यू जो निकल के आती है 146 डिग्री निकल के आती है। कितनी आती है? 146 डिग्री। सिमिलरली अगर आप देखोगे, मैं ए का भी कैलकुलेशन यहीं पे दिखा देता हूँ, एंगल ए दैट इज़ 140 डिग्री 30 मिनट माइनस 40 डिग्री 15 मिनट, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल जो आएगा 110 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो सारे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, दैट इज़ एंगल डी पे आ जाओ, डी पॉइंट पे आओ, यहाँ पे अच्छे से फोकस करो, डी पे पहुँचना है, यहाँ से लेकर के 315 डिग्री यहाँ तक है, ठीक। और उसके बाद में इस लाइन से इसका एंगल कितना दे रखा है, देखो 315 है ये वाला एंगल, ये जो ब्लैक से मार्क है ये 315 है, जिस पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ दिस इज 315 डिग्री, ठीक है, 315 डिग्री 45 मिनट। अच्छा, उसके बाद जो ब्लू कलर से एंगल है, जो बैक बेरिंग है लाइन CD की, उसका एंगल है 223 डिग्री। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को रेड वाला मिल जाएगा। तो 315 डिग्री दैट इज़ 45 मिनट माइनस 223 डिग्री 45 मिनट, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको जो एंगल मिल जाएगा वो आपका इंटरनल एंगल मिल जाएगा। कितना आएगा ये निकल के? 92 डिग्री। तो ये आ गया 92 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे आ जाओ। देखो ई पॉइंट पे इस लाइन का एंगल आपका बैक बेरिंग जो लाइन DE है उसका बैक बेरिंग 134 है, और जो लाइन आपकी EA है उसका फोर बेरिंग भी दे रखा है। तो अगर मैं 220 डिग्री 15 मिनट में से सब्ट्रैक्ट कर दूं किसको? 134 को, तो मेरे को ये वाला एंगल नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। तो एंगल E जो है, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल नहीं निकाल रहा हूँ, वो इंक्लूडेड एंगल होगा मुझे पता है, बट मैं इंटरनल ही निकालूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं निकाल नहीं पाते, आराम से निकल जाता, ठीक है। वो 360 से सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा आपको। तो दैट इज सी पॉइंट पे अगर आ जाए तो 220 डिग्री। इस क्वेश्चन में पता है एग्जाम में टाइम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर मना करता हूँ बच्चों को कि ऐसे क्वेश्चंस में मत फंसो, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार क्या होता है, कैलकुलेटर बेस में आपको स्मार्ट तरीके से पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मान लिया कहीं पे डिग्री मिनट में आपने कोई गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, क्लियर है ना सारी चीज़। तो मैंने डायग्राम से आपको, ये तो इसका छोटा सा पार्ट अभी चल रहा है, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। इस प्रॉब्लम में कम से कम अगर आप सही से करने बैठ गए तो आपको 15 से 20 मिनट ले जाएगा वो एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको ध्यान रखना, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि SSC JEE का मेंस का पेपर 2 घंटे का होता है। सॉइल है, सोम है, स्टील है, RCC बहुत आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने सपोज दैट इसको करने में आपको लगेगा टाइम, मैं बता रहा हूँ। पहले डायग्राम बनाओगे, पहले तो ये डेटा, फिर ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं इंक्लूड, दोनों मेथड में एक मेथड तो पहले बता चुका हूँ, वो मेथड तो आसान होता है, उससे क्वेश्चन जल्दी निकल जाता है।
लेकिन आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इनके इंक्लूडेड एंगल में डिफरेंस है या नहीं। अब आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सबको समेशन करो। अगर ये आपका 500 कितनी साइड्स हैं पहले देखो, यहाँ पे देयर इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके पार्ट को कर रहा हूँ, देयर इज ट्रावर्स ऑफ, देयर इज कैपिटल N इज इक्वल टू 5 फॉर अ क्लोज ट्रावर्स, फॉर अ क्लोज ट्रावर्स क्लोज ट्रावर्स के लिए साइड्स कितनी है? 5। तो इसका जो थ्योरेटिकल एंगल निकल आएगा, थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना निकल के आएगा बोलो? इंटरनल एंगल का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 2n-4 इंटू 90, ये निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू दैट इज 5 - 4 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 540 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये क्लियर है? बट मुझे पता है कि ये जो एंगल्स का समेशन है, जो एंगल ए और एंगल बी है, इसको मैं लिख देता हूँ, ऐड ऑल देम, जो भी एंगल आए उनको ऐड करता हूँ। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ऐड ऑल एंगल्स दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। इनका जब समेशन करोगे ना तो ये निकल के आता है 542 डिग्री। अब कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेटर से, देखो इन सारों को जोड़ दोगे 110 और इन सबको जोड़ोगे, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये निकल के आया 110, हालांकि ये मेंशन नहीं करना चाहिए था मुझे, इनकरेक्ट। अभी मुझे पता था तो मैंने मेंशन कर दिया, हालांकि वो हो सकता आपका सारा समेशन करने पे हो सकता 540 भी आ सकता था, तो वो करेक्ट हो जाता फिर, ठीक है। तो दैट इज़ 110 डिग्री 15 मिनट, फिर आएगा 108 डिग्री दैट इज़ 15 मिनट, फिर आपको निकल के आएगा दैट इज़ 146 डिग्री, फिर उसके बाद में आपका निकल के आएगा दैट इज़ 92 डिग्री, और फिर आपका निकल के आएगा 86 डिग्री। 0 मिनट करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, 0 मिनट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनकरेक्ट वैल्यू हैं और ये जो है करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल तो सही ही आएगी हमेशा, तो आप एरर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चल, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, दैट इज़ एरर तो निकाल ही लेंगे, तो चलो एरर निकाल लेते हैं। एरर होता क्या है? दैट इज़ एरर होता क्या है? दैट इज़ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू 542 डिग्री 30 मिनट है, माइनस 540 आपकी ट्रू वैल्यू है, तो ये निकल के आएगा 2 डिग्री 30 मिनट। ये आ गया क्या? एरर। तो एरर कैसे आई? पॉजिटिव। तो करेक्शन कैसा लगेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ये एरर क्यों आई? दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये किस में एरर है? इंस्ट्रूमेंटल में एरर है। किस में है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। तो एरर इन रीडिंग्स वी कैन ऑब्जर्व दैट हियर कि जो दिस इज द डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि थोड़ा सा फर्क है। किसमें? जो भी आपने करेक्ट रीडिंग ली, एक तो आपकी ये रीडिंग्स हैं और एक रीडिंग आपकी ये टोटल समेशन है, तो दोनों में अंतर है। और ये जो अंतर आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी जो आ रही है, ये ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एरर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। ओके, दैट सम ऑफ एक्चुअल ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड नॉट द लोकल अट्रैक्शन। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, नॉट लोकल अट्रैक्शन एरर, नॉट लोकल अट्रैक्शन एरर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एरर आई ना इंस्ट्रूमेंटल की वजह से, लोकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन का अगर इफेक्ट होगा तो दोनों में काउंट हो जाएगा। मान ले यहाँ पे रीडिंग ली तो ये 78 डिग्री है, ये 329 डिग्री है, तो इसमें भी कुछ बढ़ेगा तो इसमें भी कुछ बढ़ेगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस वही आएगा जो इसने आपने एंगल पॉइंट बी पे निकाला। दोनों का डिफरेंस हमेशा हर बार 108 डिग्री 15 मिनट आएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस निकाल लो। तो जितना फोर बेयरिंग लेने में, जितना बैक बेयरिंग लोगे, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? सेम। तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है नॉट फॉर लोकल अट्रैक्शन, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से ये आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं करेक्शन। तो करेक्शन तो आपका हो जाएगा, दैट इज अगर एरर आपकी पॉजिटिव आई है तो करेक्शन आ जाएगा -2 डिग्री 30 मिनट। और आपके पास स्टेशन कितने हैं? 5, तो 5 आपको लगाना पड़ेगा। तो करेक्शन पर एंगल, तो करेक्शन पर एंगल या पर स्टेशन, पर
एंगल और स्टेशन तो ये निकल के आ जाएगा आपका माइनस का 2 डिग्री 30 मिनट डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है माइनस का 30 मिनट। तो 30 मिनट का डिफरेंस हर स्टेशन पे निकल के आता है। तो आप करेक्ट कर नहीं कर सकते हो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो करेक्ट करने के लिए। 110 डिग्री 15 मिनट माइनस 30 मिनट, फिर 108 डिग्री है, इसके सामने आप लिखो। ठीक है, चलो इस तरीके से आप कर सकते हो। 108 डिग्री 15 मिनट माइनस 30 मिनट, और दिस इज़ 146 डिग्री 0 मिनट माइनस 30 मिनट, और दिस इज़ 92, सब में लगाना पड़ेगा सेम करेक्शन 30 मिनट, और दिस इज़ 86 डिग्री माइनस 30। तब आप करेक्ट करके इनको रीडिंग को लिख सकते हो। तो ये आ जाएगी आपका 109 डिग्री करेक्ट रीडिंग 15 मिनट 30 है ना, हाँ। तो ये आपको 145 आ गया, ये 45 मिनट। फिर इसके सामने आप मेंशन करोगे, दैट इज़ इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160 डिग्री 45 मिनट निकल के आएगा। फिर इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 145 डिग्री 30 मिनट। फिर इसमें आप निकालोगे दैट इज़ 91 डिग्री 30 मिनट, और फिर आप जब इसमें निकालोगे दैट इज़ 85 डिग्री। ये आपके करेक्ट एंगल्स आ गए। ये तो अभी आपका लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम आपका सिर्फ अभी आधा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो पाया, आधे से ज़्यादा मतलब मान सकते हो। लेकिन जानते हो ना, जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, जब आप ज़बरदस्त अपनी प्रैक्टिस करते, देखिए क्या होता है, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसको प्रैक्टिस कहते हैं, और समझ के उसको आसानी से किया जा सकता है। जैसे आप 1 महीना मेंस की तैयारी ना करो, ना लिखो, कोई पेन चलाओ, तो आपको 2-4-10 दिन में इसको स्पीड लाने में आपको टाइम लगता है। वैसे इन क्वेश्चन का भी वही हाल है। एग्ज़ाम के समय 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो इन क्वेश्चन पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लो, ट्रावर्स बनाने की, एंगल फटाफट कैलकुलेट करने की। देखिए ये सब काम करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये काम हो जाता है, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तभी हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। अभी धीरे धीरे आप करोगे, प्रयास करोगे, बार बार कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। ये काम करने में आपको लग जाएगा 2-3 मिनट, 3 मिनट 4 मिनट तो लग ही जाएगा। इसको लगने के बाद में आपने क्या किया, ये फार्मूला लगाया, यहाँ से 540 है ट्रू वैल्यू, ये दिस इज द कॉल्ड ट्रू वैल्यू, दिस इज इसको कह सकते हो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू। और जो मेजर्ड किया ये इरर है आपकी, मतलब जो मेजर्ड किया इसमें गलतियाँ हैं, तो मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू आपका इरर होता है, और जो करेक्शन होता है इसका उल्टा होता है, ट्रू माइनस मेजर्ड होता है। तो करेक्शन लगा दोगे, सबके लिए सब स्टेशन के लगाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे एंगल मेजर किया है तो उसका हर स्टेशन पे -30 का जाएगा, सब में सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये करेक्ट इंक्लूडेड एंगल पता चल गया। अब देखो बहुत अच्छा है, आपके पास ये करेक्ट इंक्लूडेड एंगल है, ये करेक्ट इंक्लूडेड एंगल है, ये करेक्ट इंक्लूडेड, सारे एंगल आपको पता चल जाएंगे, ठीक। तो ये 110 डिग्री आपको, ये तो आपका इनकरेक्ट है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये इनकरेक्ट है। ये कैसा है, इनकरेक्ट है, ये अभी इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट लिखना पड़ेगा बाद में, चाहो तो लिखो, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सामने ये करेक्ट वाले हैं ही हैं। एग्जाम में मतलब दर्शाने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब आपके पास जब करेक्ट आ जाएगा तो करेक्ट से आपको देखो ये वाला एंगल आपका करेक्ट पता चल गया, ये करेक्ट पता चल गया, सारे इंक्लूडेड एंगल आपके इंटीरियर एंगल करेक्ट पता चल गया। अब आपको मान लें कोई भी रीडिंग 4 बेयरिंग करेक्ट निकालनी है तो आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये सही से पता है तो आप उसकी 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग सारा निकाल सकते हो। और मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि किसी भी लाइन का जो अगली लाइन है, सपोज दैट इस लाइन को आपको 4 बेयरिंग निकालना है, तो 4 बेयरिंग ऑफ दिस लाइन इज ए ई, क्या करोगे इस, या इधर साइड में आओ, इधर साइड में 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी चाहिए, तो उसके लिए बैक बेयरिंग चाहिए किसकी, जो पीछे वाली लाइन है ए ई, उसकी बैक बेयरिंग चाहिए, और प्लस इंक्लूडेड एंगल चाहिए। दोनों का समेशन कर दो, अगर वो 180 से जाता है तो उसको 180 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यही कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इससे सारी रीडिंग को करेक्ट कर देना होगा, तो उसमें भी कोई विशेष टाइम नहीं लगता है। देखिए भाई आपके पास करेक्ट इंक्लूडेड एंगल है, फिर आपको करेक्ट 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग निकालना पड़ेगा। उसका सिंपल प्रोसेस, आपके पास इंक्लूडेड एंगल है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब आपको एक इंक्लूडेड एंगल दिया हो और कुछ बेयरिंग दी हो, उससे आप और सारी बेयरिंग नहीं निकाल सकते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी, बट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था इसलिए नहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इससे भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का समेशन जो है ना, यहाँ पे देखो इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो किसी भी स्टेशन पे 180 नहीं आएगा, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा। कहीं पे भी निकाल लो, सबका जो डिफरेंस है वो 180 के बराबर, मतलब सारे स्टेशन में इरर है, इस वजह से वो वाला मेथड आपका वैलिड नहीं हो पाता है। वहाँ पे क्या था, कोई एक स्टेशन जो था, 2 स्टेशन था जो लोकल अट्रैक्शन से आपके होते हैं, यहाँ पे क्या सारे के सारे स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड है, या जो भी है इरर है। तो आप इसको नोट डाउन करें। फिर हम लोग पढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है इसका,
प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, और जो आपका दैट इज़ प्रिज्मेटिक कंपास के साथ साथ में हम लोग सर्वेयर कंपास भी पढ़ते हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, अब थोड़ी देर का और टॉपिक है, उसको कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पे सारी क्लियर कर ली। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्री एग्ज़ाम है। इतने में तो हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के चले आते हैं ऑब्जेक्टिव के। ये सब सीख गए ना आप, तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ज्योमेट्री है यार, है तो कुछ है नहीं। 9th-10th में आप पढ़ते थे ये एंगल बताओ, वो एंगल बताओ, वही सब तो चल रहा है, कुछ अलग थोड़ी चल रहा है। इसीलिए कहते हैं अपना बेसिक मजबूत रखो, बेसिक का बड़ा ज़रूरत पड़ती है हर जगह। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको इंटीरियर और इंक्लूडेड एंगल निकालने का डायग्राम बताया, बाकी कहीं चक्कर में मत पड़ना। अगर आप यहाँ पे पता है, अगर आप बाहरी एंगल को इंक्लूडेड मान के चल लेते, मान लिया, तो आपको ये समेशन पता है 2n प्लस वो लगाना पड़ता है 2n प्लस 4। तो वहाँ पे भी आपको दोनों मेथड सही हैं, बट ये ज़्यादा बेटर रहता है, एंगल कम आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज़ आपकी कुछ और बातें उनको डील करते हैं। दैट इज़ जल्दी से आ जाओ, प्रिज्मेटिक कंपास और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो सर्वेयर कंपास होता है, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग सारी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास और आपका दैट इज सर्वेयर कंपास, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें और डील करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट हेडिंग बनानी है आपको। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी अब अच्छे से। पहले डालते हैं, मतलब मेरे को पढ़ना है जो टॉपिक अपना है, दैट इज़ प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो हेडिंग बनाना है प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास, इनके बारे में आपको डिफरेंस थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबके बारे में लिख लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले डालो प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए अपना नोट्स सबसे अच्छा नोट्स होता है, किसी का फोटो कॉपी या कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जो अपने हाथ से हम लिखते हैं वो ज़्यादा याद होता है, और अपनी गलतियाँ कहाँ से कैसे पढ़ना वो सब पता होता है। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। भले अभी मान लें आपके पास टाइम है, अभी आप ऐसे ही मतलब जैसे किसी को हो सकता है किसी के पास नोट्स हो, अभी तो आपको अच्छे से पढ़ लेना, बाद में भी अगर वीडियो कभी देखना तो नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना, इसमें मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, जितना हो सकता है मेरे से वो सारी चीज़ कवर करता हूँ। ठीक, और दूसरी बात मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो
उसके बाद में आपको कुछ पेजेस ज़रूर छोड़ देने हैं, ठीक है। जैसे भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में, मतलब जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद में आप 1-2 पेज ज़रूर छोड़ दिया करो, ताकि कल को कहीं से भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिले उनको अपने नोट्स में ज़रूर लिखा करो, ठीक है। इससे आपका नोट्स अपडेट होता रहेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज़ अ प्रिज्म एट वेइंग इट, तो यहाँ पे नाम क्यों पड़ा प्रिज्मेटिक, इसकी देखते हैं। पहला पॉइंट है देयर इज़ अ प्रिज्म एट वेइंग एंड व्यूइंग, देयर इज़ अ प्रिज्म, इसमें एक प्रिज्म होता है, देयर इज़ अ प्रिज्म एट व्यूइंग, जहाँ से व्यू करते हैं, देखते हैं, व्यूइंग एंड, जहाँ से हम लोग देखते हैं, जो हमारा एंड होता है जिससे हम आँख से देखते हैं, प्रिज्म से देखते हैं, उस इसमें आपके प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा लगा होता है, बट सर्वेयर कंपास में ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड, ग्रेजुएशंस जो भी मार्किंग होती है, नंबरिंग होती है, जिसको ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा लिखे होते हैं, इन्वर्टेड that is inverted since its reflection is read, since its reflection, परावर्तन जिसको बोलते हो, its reflection is read through प्रिज्म की मदद से हम लोग जो है देखते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, उल्टा बनाते हैं, ताकि जो उस पर ऊपर रिफ्लेक्शन पड़े। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, सपोज दैट, जैसे आपके पास कोई मतलब जैसे मान ले कि जिससे हमको देखना है, सपोज दैट इससे आपको देखना है, मान ले यहाँ पे आपने कोई प्रिज्म लगा रखा है, ठीक, और मान ले कि इस ऑब्जेक्ट को आपको साइड करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रिज्म का इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है नंबरिंग वगैरह करेंगे तो उल्टा करेंगे, ताकि मेरे को प्रिज्म पे जो उसकी इमेज बने वो आपकी सीधी बने, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं, मतलब प्रिज्मेटिक कंपास पे, ये प्रिज्मेटिक कंपास, तो इस पे जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं, अभी बताऊंगा डायग्राम बना के, तो वो इन्वर्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, इन्वर्टेड, मतलब सीधे नहीं रहेंगे। जैसे आप सोचोगे कि 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, ऐसा नहीं होगा, वो उल्टा इन्वर्टेड आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ नहीं पाओगे देख के, मतलब आपको बिना मेरा, जैसे आप ऐसे देख के सोचो कि पढ़ लें तो आपसे गलती हो सकती है। इन्वर्टेड है, उल्टा अक्षर बने होंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो इस वजह से प्रिज्म लगाया जाता है, प्रिज्म की मदद से किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। साइट करना मतलब देखना, साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। दोनों सा काम एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली, दोनों काम क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। क्यों होता है, इसका पता रीज़न है, इसका रीज़न अभी खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, अभी बताऊंगा सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वेन लगा होता है, जिसको आई वेन बोलते हो, और सामने साइड में आपका जो है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट वेन होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से देखते हैं, और यहाँ पे हार्ट्स का एक वायर लगा होता है इसमें, ठीक है। और ये आपका सपोज दैट प्रिज्म है, यहाँ से आँख से आप देखोगे तो क्या होता है कि जो इमेज होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो इमेज होती है वो इमेज जो बनती है उसको भी हम लोग इसी से साइड कर रहे होते हैं, और साथ में ये रीडिंग भी बताता है, साथ में हम लोग देखते रहते हैं। इसी पे जो इमेज बनती है वो यहीं पे बनती है, ठीक है। तो जो एंगल होगा वो उसी पे बनता है, तो दोनों काम यहीं पे नोट कर लेते हैं, यहीं पे रीडिंग आ जाती है। इसलिए साइटिंग और रीडिंग एक साथ करते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, तो ऐसा तो कभी करोगे नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट को देखा और उसके बाद में देख रहे हैं कि भैया इन्वर्टेड रीडिंग दे, पढ़ ही नहीं पा रहे सही से। इसलिए जो भी इन्वर्टेड रीडिंग आती है वो इमेज बन के आ जाती है, जो रीडिंग्स आती है वो आपको उसी साइड कर लेना है जिस समय आप उसको ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। तो इसलिए इसमें साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें साइटिंग और रीडिंग एक साथ होता है। जैसे प्लेन टेबल में क्या होता है, जो प्लेन टेबल में जो हम लोग रीडिंग लेते हैं साथ में फील्ड वर्क एक साथ होता है, वैसे यहाँ पे भी जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है सारे काम एक साथ ही होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सारे काम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दैट इज ग्रेजुएशन सर्किल इज फिक्स्ड। जो ग्रेजुएशन सर्किल होते हैं वो फिक्स होते हैं। ग्रेजुएशन
जो भी खांचे नंबरिंग कटी होती है, ग्रेजुएशन सर्किल इज फिक्स्ड। ये जितने भी बता रहा हूँ पॉइंट सारे लिख लेना अच्छे से और आपको एग्जाम में काम आएंगे। इज फिक्स्ड टू ब्रॉड टाइप निडल, टू ब्रॉड टाइप निडल, ब्रॉड टाइप निडल, ठीक है, ब्रॉड रहती है, नैरो नहीं रहती है, ब्रॉड टाइप निडल, हेंस इट विल नॉट रोटेट, हेंस इट विल नॉट rotate with the line of sight, तो लाइन ऑफ साइट के साथ में रोटेट नहीं होता है, ठीक है। तो हेंस इट विल नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट, तो मतलब जो भी आप निडल है वो चिपटी रहती है। जैसे आपका ग्रेजुएशन समझ लो, ऐसा समझ लो कि जो भी ग्रेजुएशंस होते हैं तो वो ग्रेजुएशन जैसे आपके साथ में जैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन बने हैं उसी के साथ में ये जो निडल होती है ना वो चिपटी रहती है। तो अगर आपने उसको पूरे को रोटेट किया तो निडल भी साथ में रोटेट हो जाती है, ऐसा इसमें होता है। लेकिन सर्वेयर कंपास में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो भी ग्रेजुएशन बने हैं निडल ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। एक बार गूगल पे जा करके उसकी इमेज देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे जा करके कोई और वीडियो जिसमें आपको इक्विपमेंट दिखाया उसको एक बार नज़र से देख लेना, आज ही काम कर लेना। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक वीडियो और देख लेना कहीं से भी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है इस समय जिससे मैं आपको प्रोजेक्टर की मदद से दिखा सकता, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, जब भी मैं सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे 2-3 मिनट का कोई वीडियो देख लेना, सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में कोई वीडियो पढ़ा जरूर होगा, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। उससे आपको एक दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो आपको और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ग्रेजुएशन सर्किल इज फिक्स्ड टू ब्रॉड टाइप निडल एंड हेस। तो इसमें ब्रॉड टाइप होती है। ब्रॉड टाइप का मतलब ये होता है, एक तो एक ये निडल होती है, देखना 2 निडल बना रहा हूँ, एक निडल ऐसी भी हो सकती है, एक निडल ये हो सकती है, तो ये नैरो टाइप होती है। और एक ब्रॉड टाइप का मतलब कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे करके चिपटी हुई है, ये होती है ब्रॉड टाइप। तो दिस इज ब्रॉड टाइप, नैरो टाइप, क्योंकि यहाँ पे नैरो हो गई साइड में आके, है ना, नैरो। तो सर्वेयर में ये लगी होती है और ये ब्रॉड टाइप हो गई, ये प्रिज्मेटिक में लगती है, प्रिज्मेटिक में लगती है, ठीक है। और ये जो होती है सर्वेयर में लगती है, नैरो टाइप, ये सर्वेयर में लगती है। कहाँ पे लगती है? सर्वेयर में। तो दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ब्रॉड टाइप क्या होता है, नैरो टाइप क्या होता है, इसका मतलब बता दिया, ठीक है। तो इट विल नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट जो करे उसके साथ रोटेट नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। 5th पॉइंट निकल के आता है, दैट इज द मैग्नेटिक निडल, द मैग्नेटिक निडल do not act as index, act an index। इसका मतलब समझते हो क्या? जब सुई रोटेट ही नहीं करती है, उसी के साथ चिपटी हुई है, रीडिंग के साथ में एकदम चिपटी रहती है ऐसे करके, जिधर ऐसे घुमा दो उधर साथ में निडल भी घूम जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं वो इंडेक्स की तरह काम नहीं करती है, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे सही से आप समझो, जैसे कोई प्रेशर गेज होता है ना, ये प्रेशर गेज है, ये आपका एरो है, ये नंबरिंग आपने कर रखी है। तो प्रेशर गेज जैसे कहीं पे मेजर करते हैं तो ये कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे रोटेट होता रहता है ना, तो उसे बोलते हैं इंडेक्स टाइप। और ये इंडेक्स टाइप नहीं है क्योंकि रोटेट ही नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने बता दिया, क्लियर है ना। चलो, तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। तो द ग्रेजुएशंस आर इन होल सर्किल बियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं इसमें होल सर्किल होता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में WCB में होता है, मतलब 0 से लगा करके 360 तक जाता है। तो द ग्रेजुएशंस आर इन होल सर्किल बियरिंग, होल सर्किल बेयरिंग किस में रहते हैं? होल सर्किल बेयरिंग में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइपॉड में और मे नॉट बी, मतलब जो आपके पास ट्राइपॉड है तब भी काम चल जाएगा इससे, और नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। ट्राइपॉड में और मे नॉट बी यूज्ड
may not be used, it can be held on a, it can be held on, अपने हथेली पे भी रख के हम लोग इसको सर्वे कर सकते हैं, ऑन इन हैंड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो प्रिज्मेटिक कंपास से काम चल जाता है, बट सर्वेयर में आपको ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी ऐसे रख के भी इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है लगभग 15 मिनट होता है। तो याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी बात है, अब हम लोग समझ लेते हैं इनकी रीडिंग्स को। तो आप पहले इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लो, आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। एक बार इमेज ज़रूर देख लेना आप अच्छे से, यूट्यूब पे जाके या कहीं पे आपका गूगल पे जा करके एक इमेज चेक कर लेना, आपको और सारी जानकारी ढेर सारी मिल जाएंगी। प्रिज्मेटिक का मतलब ये 15 मिनट कम से कम मेजर कर सकता है, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू जो इसकी होती है मतलब 15 मिनट, मतलब इसके जो भी ग्रेजुएशंस बने होंगे, जैसे सपोज दैट आपने मान लिया यहाँ पे आपका 0 है, साउथ है, फिर इसके बाद में आपका ईस्ट है, फिर मान लेते हैं कि सॉरी साउथ है, नॉर्थ है, दिस इज़ ईस्ट है, दिस इज़ वेस्ट है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, फिर ये 360 पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इसमें जो सुई घूमती है, मतलब जो भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें होता है, मतलब जो भी हम लोग इसमें मतलब रीडिंग पढ़ते हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, दैट इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी मैं बना भी दूंगा डायग्राम। तो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इसमें होल सर्कल बेयरिंग होती है, इधर से इधर की तरफ आप जा सकते हो। तो मतलब ये होगा कि जैसे 0 से लेकर के आपका 90 डिग्री है, तो जैसे सपोज दैट ये 1 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं कुछ देर के लिए बनाने के लिए, सपोज दैट ये 1 डिग्री यहाँ पे, ऐसे 2 डिग्री, मैं थोड़ा सा स्केल बड़ा बना रहा हूँ, 1 डिग्री मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसके बीच में देखोगे तो 1 डिग्री के बीच का मतलब है यहाँ पे अगर आप करोगे तो 4 खानों में डिवाइड होगा, तभी जा करके जो है 1 डिग्री को डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होता है, ये सारी बातें। अब डायग्राम को बनाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। नोट डाउन कर लिया ना, फिर डायग्राम थोड़ा बता देता हूँ, डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ता हूँ, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जो भी बातें बोली गई उसी को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। रफ कर दो पूरा ही। 2 डायग्राम बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाए, वो बेटर। देखो, इसका डायग्राम कुछ ऐसे ही होता है। सपोज दैट सिंपल डायग्राम पहले एक बता देता हूँ, फिर दूसरा डायग्राम बता देता हूँ। ये है कंपास, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है। पहली बात जो है, यहाँ पे 0 है, इसको 0 साउथ बोला जाता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री आपका रहता है, दैट इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री, और दैट इज़ 270 डिग्री। इस तरीके से होता है। तो ध्यान रखिएगा, 0 यहाँ पे होता है साउथ में, ठीक है। और हम लोग जो मेज़र करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, ओके। और ये ना आपका दैट इज़ ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, क्लियर है। चल, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन जो भी रहता है, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दैट इज़ नॉर्थ। यहाँ पे पता है एक वायर लगा होता है, ऐसे होता है, मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ तो आपको बता देता हूँ। दैट इज़ ऐसे समझ लो कि आपके पास में कोई वायर है, सपोज दैट, जैसे मान लेता हूँ, ऐसे समझ लो, कुछ चीज़ें ऐसे ही समझा देता हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास पेज है, ठीक है। चल, तो वर्टिकली क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट वेन होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक वायर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक वायर लगा होता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे इसको देखते हैं, हार्स वायर इसका होता है, यहाँ पे जो लगा होता है, इसको ऐसे तो देखने में तो ये ऐसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए, बट मैं बना रहा हूँ ऐसे सिंपली, यहाँ
ऐसे समझ लेना, ठीक है। ये वर्टिकली रहता है, बीच में एक वायर लगा होता है, तो इसको हार्स वायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दिखा नहीं सकता 3D में डायग्राम, ऐसे परपेंडिकुलर आएगा तो बना नहीं सकता। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन, इसको ऑब्जेक्ट वेन बोला जाता है। इसको देखता है, इसमें ऑब्जेक्ट वेन में जो है हार्स का वायर लगा रहता है, हार्स वायर, क्योंकि हार्स वायर इसलिए लगाते हैं टेम्परेचर के साथ उसमें कोई चेंज नहीं होता, इस वजह से उसको लगाते हैं। थोड़ा सा महीन भी होता है और उसको हम लोग साइड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब साइड करना होता है किसी रेंजिंग रॉड को, तो उस वायर के परपेंडिकुलर हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है दिस इज़ कॉल्ड प्रिज्म, जो ऑब्जेक्ट वेन होता है, तो दिस इज़ प्रिज्म। यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिज्म, तो दिस इज़ प्रिज्म वेन, प्रिज्म वेन, ठीक है, प्रिज्म वेन। और एक चीज़ और पता है, यहाँ पे जब हम साइड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक आपका मिरर भी लगा होता है। मान लिया कि आपकी धूप ज़्यादा है तो उसमें ग्लास भी अलग तरीके के होते हैं, चेंज कर सकते हो, आपको कलर चेंज कर सकते हो, जो भी लगाना है। मिरर लगा होता है इस तरीके से, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइंड है या कुछ भी है तो उसको भी ले सकते हैं रीडिंग हम लोग, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट और रीडिंग है, मान लिया इंक्लाइंड है, तो उसमें आपका मिरर लगा होता है। इस मिरर को हम लोग इसे टिल्ट कर, यहीं पे मिरर लगा होता है, मिरर को इधर उधर करके हम लोग जो है मैनेज कर लेते हैं। तो मिरर से हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। मिरर से आपकी इमेज यहाँ पे बन जाती है और इमर से हम लोग सारे प्रिज्म से हम लोग सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो ये प्रिज्म कहलाती है, जहाँ से हम लोग जो है शाइटिंग, जिससे साइट वेन भी बोलते हैं, साइट वेन, आई वेन भी बोल सकते हो, आई वेन, सारे नाम इसके सेम है यहाँ से। और ये जो भी रीडिंग्स होती हैं वो होल सर्किल बेरिंग में होती हैं, किस में होती हैं, WCB में। तो ये कहानी मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। चलो, सपोज दैट आपको कोई एंगल मेज़र करना है, जैसे मैं इसको बता देता हूँ, एक दूसरा डायग्राम लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाता हूँ। एक दूसरे डायग्राम से मैं देखूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दूसरा डायग्राम भी, ये, ठीक है। एक और लाइन खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसे ही करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बनी होती हैं। ये तो आपको पता है, दैट इज़ ग्रेजुएशन है। यहाँ पे भी आपको पता है, यह 270 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये साउथ हो जाएगा 0 डिग्री, ये 180 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ ऊपर ही होता है, यहाँ से 0 मान के चलते हैं हम लोग यहीं से, क्योंकि देखिए 0 यहाँ क्यों माना गया, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न हो सकता है, आप उधर जाके थोड़ी खड़े हो जाओगे, आप यहीं से जो भी आपका इक्विपमेंट है आप इधर से ही तो देख रहे हो, तो इस वजह से 0 यहाँ मार्क किया जाता है। अगर आप यहाँ पे 90 मार्क करोगे तो आपको रीडिंग 90 से इधर उधर जाना पड़ेगा, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो हमको देखना है बढ़ते हुए क्रम में, तो 0 से इधर डायरेक्शन में जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमको पढ़ने में आसानी रहती है। इस वजह से साउथ के डायरेक्शन में ही आपका आई वेन होना चाहिए या प्रिज्म वेन होना चाहिए। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि 0 किधर मार्किंग होता है, नॉर्थ के साइड में या साउथ के साइड में, तो साउथ के साइड में मार्किंग होती है, ठीक है। चलो, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके खांचे बने होते हैं, मतलब मैं कुछ थोड़ा सा हल्का डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके आपके डायग्राम बने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम आपका होता है। बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं बट इतना ज़रूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए, डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी रीडिंग्स हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करके होता है। ग्रेजुएशंस भी इससे बने होते हैं ना, इस वजह से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ग्रेजुएशंस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, दैट इज़ ये ग्रेजुएशंस होते हैं। इस तरीके से आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सपोज दैट आपको रीडिंग लेनी है, मान लिया इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट आपको एंगल मेज़र करना है इस तरीके से। यह आपको ऑब्जेक्ट को साइन किया, सपोज दैट यहाँ पे आपका यह आपका क्या है, ऑब्जेक्ट वेन है, इधर कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे है, नॉर्थ से आपने मेज़र किया, सपोज दैट ये आपका 30 डिग्री पे है। तो होल सर्कल में जब बताना होगा तो ये आपका टोटल कितना हो गया 180, तो बताओगे 210 में, ठीक है। कितना बताओगे 210, 180 + 30 कितना हो जाता है 210, ठीक।
लेकिन अगर आपको उसमें बताना होगा तो इसको अब क्या 30 डिग्री आपने बताया तो नॉर्थ ईस्ट बताओगे, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ द 0 डिग्री और दिस इज़ द आपका 270 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो 30 डिग्री आपको अगर बताना भी है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे किस में, दैट इज़, देखिए इसमें पहली बात तो है इसको हम लोग होल सर्कल मानते हैं, तो होल सर्कल बेयरिंग में आपको बताना पड़ेगा इसका एंगल 180 प्लस 30 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 210 डिग्री। तो ये होल सर्कल में ही रिप्रेजेंट आप करोगे, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो जहाँ से आप ये जो है ना आपका प्रिज्म आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड प्रिज्म। तो ऐसे देखना पड़ता है ना आपको, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा आपने, आपका स्टेशन मान लो इधर है थोड़ा सा, तो आपने ऐसे साइड किया इसको, तो साथ में आपके जो ग्रेजुएशंस है ना, सॉरी यहाँ पे जो ग्रेजुएशंस हैं वो ग्रेजुएशंस भी इधर साइड में खसक जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो आपका इधर से उधर आपका ग्रेजुएशंस भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने जब इसको रोटेट किया होगा तो आपका ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, तो इस तरीके से पूरी कहानी हो सकती है। आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए, उतने पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये होल सर्कल होता है, ये ध्यान रखना, रीडिंग सेटिंग एक साथ होती है, जीरो मार्किंग कहाँ होती है, उसके पीछे कारण है, प्रैक्टिकली सोच के देखना, आपको खुद ही सारे रीडिंग पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और हार्स वायर को यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, आपको एग्जाम में यही पूछेगा कि होल सर्किल होता है कि नहीं होता है, प्रिज्म यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पूछ लेगा, रीडिंग और सेटिंग एक साथ करते हैं ये पूछ लेगा आपको, ठीक है। मैग्नेटिक निडल इसकी डू नॉट एक्ट एज अ इंडेक्स, ये सारी बातें पूछ लेगा। तो आप इसको नोट करें ताकि मैं दूसरा डिफरेंस आपको बता पाऊँ। जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट को डील करते हैं ना। चलो अब आ जाता हूँ सर्वेयर कंपास पे आते हैं, क्लियर है। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट पॉइंट डील करना है। देखिए जस्ट इसके अपोजिट बहुत सारे पॉइंट, देखिए एक अगर याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाए, दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तभी तो पढ़ा जाता है। मैं इसको सारी चीज़ें रफ नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें रफ कर दे रहा हूँ, बस इसको पढ़ा रहने दो, अभी ज़रूरत पड़ने वाली है ना, इस वजह से। यहाँ पे भी सारी चीज़ें नहीं, बस इसको हटा दो, इसको हटा दो, मैं तो डायग्राम को बनाऊँगा नहीं बार बार। चलो 270 हटा दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये एंगल हटाओ सारा, ये डायग्राम पड़ा रहने दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पड़ा रहने दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास के बारे में कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। सर्वेयर कंपास, हेडिंग बना दो सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास किसकी बात करने वाले हैं, सर्वेयर कंपास की। तो जल्दी से लिख लेते हैं। एट व्यूइंग, जब व्यू करते हैं हम लोग, एट व्यूइंग, जब व्यू हम लोग देखते हैं, व्यूइंग एंड देयर इज नो प्रिज्म, एंड देयर इज नो प्रिज्म, यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं होता है, देयर इज नो प्रिज्म, देयर इज ओनली स्लिट, देयर इज ओनली स्लिट। देखिए स्लिट कुछ भी नहीं होता है, छोटा सा कट होता है ऐसे करके, जैसे ये आपका जहाँ से साइड कर रहा है यहाँ पे छोटी सी कटिंग होती है, उसको बोला जाता है स्लिट। क्या बोला जाता है, स्लिट। उस स्लिट से हम लोग ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड डायरेक्टली, ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड। अगर आपने सर्वे क्लास में किया होगा, मतलब आपने अपने कॉलेज लाइफ में किया होगा, तब आपको और मज़ा आएगा। आर मार्क्ड डायरेक्टली, आर मार्क्ड डायरेक्टली, दे आर नॉट इन्वर्टेड, दे आर नॉट इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है।
तो इनमें आपको देखो जब इन्वर्टेड नहीं है तो प्रिज्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही इमेज बनने की ज़रूरत है। सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को साइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा नीडल कहाँ जा रहा है, उसको देख लेंगे, रीडिंग को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है साइटिंग और व्यूइंग। जब व्यू कर रहे हो एक साथ नहीं कर सकते। साइटिंग और व्यूइंग कैन नॉट बी डन। साइटिंग एंड व्यूइंग कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो साइट करना और जो रीडिंग लिखना, साइटिंग और ऐसा नहीं लिखो, साइटिंग एंड। इसको साइटिंग के दो नाम हो सकते हैं, साइट या इसको व्यू भी बोल सकते हो, व्यूइंग एंड रीडिंग। यहाँ पे कैन नॉट डन, तो यहाँ पे साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली। ये जानकारी मैंने आपको दे दी। वहाँ पे ऐसा कर लेते थे क्योंकि उसमें प्रिज्म देखना था, तो ऑब्जेक्ट को उधर देखा, इमेज बनी, वही रीडिंग यहाँ पे पढ़ लेते थे आराम से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, बस आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा इतना गारंटी है मेरी। ग्रेजुएशन सर्किल्स इज फिक्स्ड। ग्रेजुएशंस सर्किल इज फिक्स्ड टू द बॉक्स। इसके ऊपर एक बॉक्स होता है ना, जो डबल लाइनिंग बनाते हो बॉक्स ही होता है, टू द बॉक्स। हेंस इट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट। हेंस इट रोटेट, जैसे बॉक्स रोटेट कर दोगे तो इसकी रीडिंग भी रोटेट हो जाती है। हेंस इट रोटेट्स विद द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट के साथ में ये रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट के साथ में ये जो इसका जो बॉक्स होता है वो भी रोटेट हो जाता है। तो ये बॉक्स है ना, तो ये बॉक्स पूरा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक, चल आगे बात करते हैं। दैट इज फिफ्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक नीडल एक्ट एज अ इंडेक्स। मैग्नेटिक नीडल acts as index while रीडिंग। जब रीडिंग लेते हैं तो वो इंडेक्स की तरह काम करता है, बट वहाँ पे नहीं था, प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा नहीं था। द ग्रेजुएशंस आर इन क्वाड्रेंट सर्किल। जो भी आपके रीडिंग्स हैं, द ग्रेजुएशंस आर इन क्वाड्रेंटल सिस्टम, ये डब्ल्यू रिड्यूस सिस्टम बोल सकते हो, क्वाड्रेंटल सिस्टम या रेड्यूस सिस्टम। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, रेड्यूस्ड बियरिंग, रेड्यूस सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। तो इसका मतलब है कि जो भी अभी तक हमने उसमें पढ़ा तो उसमें आपका होल सर्किल था, यहाँ पे आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो क्वाड्रेंट में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है, द रीडिंग्स इज टेकन बाय डायरेक्टली। The readings is taken by direct viewing। डायरेक्ट व्यू करने से पता चल जाता है, डायरेक्ट व्यूइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ग्लास। तो जो टॉप ग्लास लगा होता है उससे हम लोग इसको मेज़र कर लेते हैं। तो रीडिंग यहाँ पे इज टेकन फ्रॉम, जो टॉप पे ग्लास लगा होता है उससे हम लोग मेज़र करते हैं। मतलब जो ग्लास लगा होता है ना इसके ऊपर, भाई कंपास होता है ना, कंपास को बचाना भी होता है पानी धूप सारी चीज़ों से, तो एक ग्लास लगा होता है, तो ग्लास को ऐसे देख के हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, बट वहाँ पर नहीं कर पाते प्रिज्मेटिक में, तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो है, ट्राईपॉड इज एसेंशियल फॉर यूजिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट है, tripod is essential for using surveyor compass
सर्वेयर कंपास में ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके आप नहीं कर पाओगे सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बहुत सारी दे दी। अब आ जाओ यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। है सपोज दैट इसमें जो मार्किंग होती है उसको मैं दिखाता हूँ। दैट इज़ यहाँ पे जो आपका है ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे दिस इज़ रीडिंग। मैं बता दूँ ये साउथ है आपका, ये साउथ रहेगा। इसको बोलते हैं आई वेन, या इसको बोल सकते हो लाइन ऑफ साइट, जिसको बोल सकते हो दिस इज़ द आई वेन। ये आई वेन है जहाँ से हमको देखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लगा होता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट वेन होता है। और हार्ट्स का इसमें भी रहेगा वायर, हार्ट्स वायर। हार्ट्स वायर मैंने बताया था टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा चेंज नहीं होता, इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट वेन। क्लियर। चलो यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट में रीडिंग रहती है। किस में रहती है? क्वाड्रेंट में। तो ये साउथ है, अगर मान ले ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और देखो यहाँ पे जो मार्किंग है, जैसे यहाँ पे जो मार्किंग की गई है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो मार्किंग की गई है जैसे साउथ से है आपका दैट इज़ ईस्ट, तो यहाँ पे रीडिंग भी हम लोग जो है क्वाड्रेंट में ही लेते हैं। तो ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री यहाँ पे भी मार्क है, दिस इज 0 डिग्री। ठीक है, चल तो इस तरीके से सारी रीडिंग्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ रीडिंग्स को अगर हमको मेज़र करना है तो सपोज दैट कि आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र किया, तो हो सकता है इसमें जो रीडिंग्स दी होती हैं, एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखा देना है आपको। मैं उसको यहाँ पे मार्क करा देता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट छूट रहा था, मैं उसको मेंशन करा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट 30 सेकेंड के बाद मैं आपको चीज़ें लिखवा देता हूँ। 30 सेकेंड आप टाइम दे दीजिए। एक पॉइंट और है उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चल ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। चलो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन बदलो। यहाँ पे ईस्ट रहता है, ये ईस्ट रहता है, और ये आपका वेस्ट साइड रहता है। यहाँ पे आपका वेस्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कि आपको कोई एंगल मेज़र करना है, और जो मार्किंग होती है पता है, ये 0 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में आपका जो डायरेक्शन है दैट इज़ ईस्ट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से आपका मार्किंग होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में होता है, तो 0 से 90 जाओगे, फिर 90, फिर 90, 90, 90, तो इस तरीके से मार्किंग यहाँ पे रहती है। ठीक है, चल दूसरी बात है, मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे जब मैंने पढ़ा था प्रिज्मेटिक कंपास में जो सुई थी वो बॉक्स के साथ अटैच थी, मतलब जो उसका जो निडल था वो अटैच थी, इसे रीडिंग के साथ घूम जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बॉक्स के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे बॉक्स के साथ अटैच होती है। तो सपोज दैट कि आप यहाँ पे अगर मान ले कोई रीडिंग आपको बतानी, सपोज दैट आपको इस तरीके से 30 डिग्री आपको बताना है। ठीक, ये तो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आपको रीडिंग्स मान ले सपोज दैट आपको कहीं पे बताना है, तो जैसे सपोज दैट आपको 30 डिग्री बताना है, तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो आई वेन होगा ये यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज़ आई वेन। तो ये है आपका आई वेन, तो ये रोटेट हो जाता है। ठीक है, ये आपका रोटेट हो जाता है। तो आपका जो आई वेन होगा वो इस तरीके से इसके ऊपर रोटेट हो सकता है, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा दिस इज़ ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन। तो इस तरीके से आपको जानकारी दे दी। तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग्स को यहाँ पे लेते हैं। सपोज दैट कि आपने किस डायरेक्शन में मेज़र किया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग्स हो गया, यहाँ पे आपने मेज़र कर लिया यहाँ से लेकर के। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? क्वाड्रेंट पढ़ रहे हो। तो ये 30 डिग्री आपका निकल के आया, तो किस डायरेक्शन से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो ये देख लो। अगर आपने नॉर्थ से इधर की तरफ मेज़र किया तो उसको देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट, और ट्रू बीयरिंग तो आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा हम लोग नॉर्थ को कंसीडर करते हैं। तो नॉर्थ से कितना एंगल बताया उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो एक बार 0 डिग्री आपका नॉर्थ पे रहेगा, एक बार 0 डिग्री साउथ पे रहेगा, बाकी ईस्ट और वेस्ट में आपका यहाँ पे भी 90 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 90 रहेगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग आपकी होती है। तो सर्वेयर कंपास में जो है ना बॉक्स मूव कर जाता है, जो ग्रेजुएटर रिंग इज अटैच टू द बॉक्स, जो ग्रेजुएटर रिंग्स होती है ना बॉक्स के साथ अटैच होती हैं। तो बॉक्स जैसे ही रोटेट हुआ ये आपका भी चीज़ क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये पता है ये रोटेट हो जाता है, इधर आकर के इस तरीके से पूरा बॉक्स से रोटेट हो जाता है। प्रिज्मेटिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे जब आप पढ़ोगे तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट थे ये कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सर्वेयर कंपास में हम लोग रीडिंग और सेटिंग एक साथ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे जो इसकी निडल होती है वो आपकी इंडेक्स की तरह काम करती है, ठीक है। वहाँ पे वेन की मदद से पता करते थे प्रिज्मेटिक में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे ग्लास लगा होता है उससे मेज़र कर लेते हैं। ये इतना डिफरेंस निकल के आ जाता सिंपली, ठीक है। और जो भी निकल सकते हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हो। क्वाड्रेंट सर्कल में हो सकता है, वहाँ पे होल सर्कल में था। तो इतना डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। इतने पॉइंट लिखवा दिया हूँ, अगर आप इनको रिवाइज करके जाते हो एग्जाम में क्रिस्टल क्लियर आप करके जाओ। एक अगर डिफरेंस पता होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो एक अगर कोई याद कर लो, प्रिज्मेटिक याद कर लो, उसका अपोजिट कर देना, सर्वेयर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या सर्वेयर याद कर लो, प्रिज्मेटिक मतलब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कोई एक चीज़ पढ़ सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, किसी एक चीज़ पे फोकस करना है। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो आज का आपका जो लेक्चर है वो आपका फुल्ली थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पूरी तरीके से मैंने थ्योरी बता दी कंपास सर्वे की। अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा थ्योरी पे, और जहाँ पे हम लोग जो 26 नंबर का जो लेक्चर मिलेगा या 25 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। 26 नंबर लेक्चर पे जो हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन को करने के बाद में हम सीधे जाएंगे ट्रावर्स पे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो बात करेंगे वो ट्रावर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसका होगा, ट्रावर्स का होगा। बस अच्छे से मेहनत करते रहो, जितने पॉइंट लिखाते जा रहा हूँ अपने नोट्स में मेंशन करते जाओ। एक अच्छा नोट्स बना लेना जो आपको हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।